will have to see what part of education you can take online, and you cannot take all the education online. Public university के students जो है, it is true financially most of them are not well off. हमारे यहाँ आज भी वैसी फैमिली है जहाँ एक कमरे में 7 लोग 8 लोग रहते हैं. E-learning is not an answer to your regular education. या पीड़ा या कुंठा या शामें या घड़ियां, इनमें से क्या है जिनका कोई अर्थ नहीं, कुछ भी तो अर्थ नहीं। धर्मवीर भारती की यह कविता जो समय की इस चाल चौबारे में बिल्कुल सटीक बैठती है, जब हम और आप हर कोई इस नहीं सोची गई समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान है, और भारत जैसा तथाकथित विकासशील देश जिसके विकास होने का एक बड़ा पैमाना उच्च शिक्षा भी है, वो अभी समय लड़खड़ा सी गई है, घबरा सी गई है, परेशान है कि वो अपने छात्रों से संवाद कैसे स्थापित करे। वेबिनार किए जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, सिलेबस को कैसे लिखा जाए, कैसे बांटा जाए, क्या किया जाए, और नए एडमिशन कैसे हों। काफी कुछ समस्या है भारत के सामने, और ई लर्निंग जो एक बहुत नया वर्ड तो नहीं है, मगर अभी इस समय बहुत ही नया सा हो गया है, इसे सोचने समझने में लगे हैं। और एक रिसर्च अभी आई है जो कि ई लर्निंग और लॉकडाउन के संबंध पे है, जो कि काफी चर्चित हो गई है। इसी रिसर्च को करने वाले शारिक हसन मनाजिर, जो कि डिजिटल इंक्लूजन रिसर्च फोरम के संस्थापक हैं, और इसी संस्था ने रिसर्च किया है। हम उनसे बातचीत करेंगे ई लर्निंग और लॉकडाउन और भारत की शिक्षा व्यवस्था पर। शारिक हसन मनाजिर जेएनयू से हैं, उनकी शिक्षा जेएनयू से हुई है, और वो हार्वर्ड की साइंस एंड डेमोक्रेसी फोरम से जुड़े हुए हैं। हमसे बात कर रहे हैं शारिक हसन मनाजिर। शारिक, आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि इस लॉकडाउन के बाद, इस लॉकडाउन में जो ई लर्निंग की जो नई टर्म अखबार में हम पढ़ रहे हैं, इससे भारत के शिक्षक, संस्थान और छात्र, इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या सामने आई? देखिए, ई लर्निंग जो है, इसमें जो पब्लिक स्फेयर में जब हम पढ़ाई करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब हम पढ़ाई करते हैं, तो स्टूडेंट्स सारे एक जगह बैठे होते हैं, एक माहौल मिलता है बच्चों को पढ़ने के लिए, और एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर के साथ। और जब आप यूनिवर्सिटी स्पेसेस में की बात करते हैं, तो बच्चे वहाँ चुन करके ऑल ओवर इंडिया से एक जगह आते हैं और वहाँ पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब हम ई लर्निंग की बात करते हैं, तो इसका जो 2 पर्सपेक्टिव है, एक पर्सपेक्टिव जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी यूनिफॉर्म है अक्रॉस द कंट्री, और हर कोई जो है सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली एक समानांतर परिस्थितियों में है, तो उनको परेशानी नहीं है। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर आदमी जो है उसके पास एक बेसिक लाइफस्टाइल जो जिसको कहते हैं वो है, और वो उस जगह पे जो है इंटरनेट का प्रयोग कर करके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, वो पढ़ाई करता है। जो एक इसका मोटा-मोटी जो है एक डेवलप्ड कंट्रीज का जो ये साँचा है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक डेवलपिंग कंट्री की, या फिर चूँकि अब डेवलपिंग कंट्री कोट इन कोट वर्ड हमारे लिए यूज़ नहीं होता है। जब हम बात करते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ की, तो हमारे यहाँ पे स्पेशली कंट्रीज़ लाइक इंडिया, हमारे यहाँ पे देखिए सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली, रिलीजन वाइज़, डेमोग्राफिक लोकेशन वाइज़, लैंग्वेज वाइज़ डिस्पैरिटी, और जिसको कह लेते हैं वो बहुत ज़्यादा है। अ, एक ही यूनिवर्सिटी प्रीमाइस में जामिया हो, जब मैं एक एग्जांपल के लिए आप बता रहा हूँ, जामिया हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे एएमयू हो, आप देखते हैं कि एक ही क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं जो एक डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं। एक है जो एक मिडिल क्लास है, एक अपर मिडिल क्लास है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, जिन्होंने शायद वहाँ आकर करके जो है बेसिक लाइफस्टाइल देखी होती है, जो अभी उनको इक्वलाइजर प्लेटफॉर्म मिलता है। तो जब हम ई लर्निंग की बात करते हैं, तो जो आजकल जो न्यूज़ पे एक बहुत कॉमन टर्म्स चला हुआ है, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड जो है,
ये मोस्टली लोग और इवन इन एक्टिविस्ट सर्किल मैंने देखा लोग यूज़ करते हैं। जब आप अमर्त्य सेन को पढ़ेंगे, तो अमर्त्य सेन का एक बड़ा रिसर्च रहा सोशल इंक्लूजन और सोशल एक्सक्लूजन के ऊपर। जहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे गरीबी, कास्ट, जेंडर, रिलिजन, लैंग्वेज ये सारे बैरियर बनते हैं जब हम एक समानांतर लाइफ़स्टाइल या एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड को के लिए हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इंटरनेट आज एक पब्लिक स्फेयर है। पब्लिक स्फेयर का मतलब ये समझ लीजिए कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे हर आदमी हर कोई आकर के कुछ सीखता है, कुछ करता है। तो इंटरनेट लॉकडाउन के टाइम पहले भी था, आज भी था। ई-लर्निंग लॉकडाउन से पहले भी थी, आज भी थी। अब इसकी बात हम इस पे ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक जगह पे अटक गए हैं। लोग लॉकडाउन में अपने-अपने घरों में हैं या कहीं एक अकोमोडेशन में हैं। तो वहाँ पे हमें इस डिजिटल एक्सक्लूजन को समझना होगा। डिजिटल एक्सक्लूजन है क्या? डिजिटल एक्सक्लूजन मान लिया कि अगर हम गरीब हैं या हम एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं कि लैंग्वेज अलग यूज़ होता है या मैं एक बेसिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इस इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले जब हम बात कर रहे थे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ी कि आपको देखना पड़ता है कि लाइट है कि नहीं रूम में। अब अगर फैन है तो फैन का वॉल्यूम कम करिए। एसी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके यहाँ फैन है तो आपको फैन ऑफ करना पड़ेगा, आपको गर्मी में बैठना पड़ेगा। ये बेस छोटी चीज़ है। आवाज़ नहीं आ रही है, अब आपको ईयरफ़ोन लगाना है, तो ईयरफ़ोन के लिए आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, ये एक अलग चीज़ है। उसके बाद आ जाता है कि आप कहाँ बैठे हैं और कहाँ पे रह रहे हैं। जी। स्पेशली जो देखा गया है, जो रिसर्च हमने भी किया कि जो एक मेल जेंडर है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं पढ़ाई-लिखाई की घरों में फीमेल्स के लिए या वो लोग जो एक अदर जेंडर्स में कैटेगरी में आते हैं, तो अभी लॉकडाउन के समय में या ऐसे भी घर पे पढ़ाई एक बहुत आसान चीज़ नहीं है। बिकॉज़ आप एक्सपेक्ट करते जो हमारे यहाँ सोशल इथोस है, जो एक हम्म, डॉगमैटिक कल्चर है कि एक पर्टिकुलर जेंडर को एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आप घर पे हो तो आप काम करो। तो हम्म, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक डिजिटल एक्सक्लूजन का पार्ट। ई-लर्निंग पहले भी थी, ई-लर्निंग आज भी है, लेकिन आज हमको जो है उसके कंस्ट्रेंट्स को समझने की ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं कि ई-लर्निंग देखिए हो सकता है स्किल सेट की तो बात होती शारिक, है। हम ये जाना आपने ना समझाते चले कि ई लर्निंग कोविड से पहले का जिसकी अंडरस्टैंडिंग थी हमारे संस्थानों को कैसी थी, और अभी जो है ना एक है ना डिफॉल्ट बनता जा रहा है, बाध्य बनता जा रहा है कि करना ही पड़ेगा। यहाँ पर है ना हमारा जो सिस्टमेटिक सिस्टम है इंस्टीट्यूट का, वो कैसे इसको समझता है, ये भी समझाते चलेगा। देखिए ई-लर्निंग लॉकडाउन से पहले जो ई-लर्निंग थी मोस्टली ये होता था कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में जैसे एक कोर्स में 2 या 3 सब्जेक्ट ऑनलाइन उनके यहाँ होता था। ई मॉड्यूल होता था, स्टूडेंट्स कर लेते थे। या एक ही सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स ऑनलाइन मॉड्यूल्स पे होता था या क्रेडिट ऑनलाइन का होता था, लोग कर लेते थे। हमारे यहाँ ये जो आया तो गवर्नमेंट ने स्वयं प्लेटफ़ॉर्म में बहुत सारे इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स निकाले जहाँ पे अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेसर जाते थे अपने कोर्सेज़ को ऑफ़र करते थे, लोग आप ऑनलाइन माध्यम से जाकर के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बिफ़ोर लॉकडाउन की बात मैं कर रहा हूँ। पोस्ट लॉकडाउन ये हुआ कि एक ये चीज़ हुई कि आपको ये समझना होगा, मैं इस चीज़ को ऐड करूँगा, लॉकडाउन जब हमारे यहाँ हुआ, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं था कि लॉकडाउन उस समय इतना लंबा चलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तुरंत घर चले गए अपनी-अपनी यूनिवर्सिटीज़ प्रीमाइसेस से, बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स घरों पे नहीं है। देखिए हम एक इक्विलिब्रियम हमारे यहाँ फाइनेंशियल या सोशल इक्विलिब्रियम नहीं है। हम्म, अ, हो सकता है कि जब आप हॉस्टल में हो तो आपको एक रूम डबल शेयरिंग रूम मिले, लेकिन कोई ऐसे परिवार से भी हो सकता है जो हॉस्टल में ट्विन शेयरिंग में रह रहा है, लेकिन घर में एक कमरे में पूरा परिवार 8 लोगों का रह रहा है। ऐसे हम्म, लोग भी हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुँचते हैं एक अच्छे करियर के लिए। तो वो चीज़ आ जाती है। अब क्या है, अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने ये स्टार्ट किया कि हम पूरा का पूरा कोर्स जो है ऑनलाइन माध्यम से चलाएँगे टिल द लॉकडाउन गेट्स ओवर। तो यूनिवर्सिटीज़ का देखिए आपको इफ अगर आप पढ़ाई बिल्कुल ना करें या कट ऑफ हो जाए, तो एक मेंटल लेवल पे भी आपको समझने की ज़रूरत है। आदमी दिन भर अगर बैठता है घर में कुछ नहीं करता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है।
तो आपको ह्यूमन टेंडेंसी इज टू human tendency is to try to normalize things, but in the situation we are today, things might not settle down very soon. I mean, I'm talking about 15 days or 20 days. Am I audible? या तो अभी ये है कि अभी बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ये ऑनलाइन कोर्सेज चला रही हैं, बट ऑनलाइन कोर्सेज की लिमिटेशन भी आपको समझिए। लिमिटेशन ये है कि आप जहाँ पे साइंस कोर्सेज हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जैसे लॉ की पढ़ाई जहाँ होती है, या मेडिकल की पढ़ाई जहाँ होती है, या बेसिक साइंस जो लेबोरेटरीज में होती है, यू कैन नॉट, आप उस चीज को रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन। बहुत सारा एक पोर्शन पढ़ाई का है जो लैब में ही होता है, बहुत सारी चीजों को देख करके ही होता है। बात आ जाती है थ्योरी क्लासेस की, तो जो मैंने देखा मोस्टली थ्योरी क्लासेस जो है अभी चल रही है ऑनलाइन पे। जब इसके एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं, एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का जो है अभी डिस्कशन भी और डिस्कोर्स भी चल रहा है कि भाई ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोगों के पास जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, या लैपटॉप फाइनेंशियली इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मोबाइल फोन्स नहीं है इंटरनेट के। जहाँ बहुत सारे गांव हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बिहार अगर आप आए या यूपी जो है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग जो जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उनके यहाँ का पक्का मकान भी नहीं है। तो जब वहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की ऑल द वे, तो प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें जरूरत है इस ई लर्निंग का जो आता है, कि वो दो चीज चाहिए, एक या तो बिल्कुल ही लोग बॉयकॉट कर रहे हैं उसको ई लर्निंग को, या तो बिल्कुल ही इम्पोज कर रहे हैं कि ई लर्निंग होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, लोगों ने स्टडी भी की, कि देखिए इसमें बुराई एज सच कुछ है नहीं। एक पढ़ाई रेगुलर कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, बट आपको एक प्रॉपर स्टडी रिसर्च कर कर करके पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि कितना पार्ट ऑफ कोर्स आप ऑनलाइन डाल सकते हैं, कितना पार्ट ऑफ कोर्स आप ऑफलाइन डाल सकते हैं, क्या परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आपके हैं जो उस कोर्स को जो है लेने के लिए सक्षम हैं या रेगुलर है। बिकॉज इनकम और क्लास डिफरेंस और लैंग्वेज बैरियर और रिसोर्स बैरियर जो है, जो डिजिटल एक्सक्लूजन की हम बात करते हैं, एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है जब आप ई लर्निंग की बात कर रहे हैं। ऐसे माहौल में जब लोग लॉकडाउन में है, कोई काम नहीं करता, नहीं, तो अगर कोई फाइनेंशियली सक्षम है तो उसके लिए मोबाइल खरीदना या लैपटॉप खरीदना या सीखना या डिजिटल लिटरेसी बहुत प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियली या सोशली सक्षम नहीं है, तो वहां पे परेशानी होती है। तो ये इंस्टीट्यूशंस को समझना चाहिए एंड दे शुड ट्राई कि इशू को कैसे टैकल करें। सेकंड पार्ट जो आ जाता है ई लर्निंग का डिफरेंस के बाद, वो चीजें होती हैं हमारे यूनिवर्सिटी जो ई लर्निंग एज सच प्रोवाइड नहीं करती है। एक है आपका पीयर, जब 10 बैठे होते हैं क्लासेस में, 10 लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें टीचर से सीखते हैं, बुक से सीखते हैं, और बहुत सारी चीजें एक दूसरे के एक्सपीरियंस से, जानकारी से सीखते हैं। होता है कि कैंटीन में बैठे हैं और बात करते करते ही बहुत सारी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो पीयर लर्निंग जो है वो ऑनलाइन या ई एजुकेशन के माध्यम से नहीं होता है। हमने सेकंड थिंग इज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। मेंटल हेल्थ की आप बात करते हैं तो स्पेशली यंग माइनॉरिटी जेंडर जिनकी हम बात करते हैं, स्टूडेंट घर पे हैं, उनके साथ जिनके आप में हैं, आप जा रहे हैं, तो एक तरह का आपने पढ़ा होगा रिपोर्ट्स के वायलेंस, तो बहुत सारी उस तरह की प्रॉब्लम होती है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में। शारिक, आपने इन बातचीत में 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें की जो मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कि जो आपने इक्वलाइजर की बात की,
तो नीति, क्योंकि आप है ना पॉलिसी रिसर्च में है, खासकर डिजिटल दृष्टिकोण से आपने बताया हमें कि जो प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूट का जो नजरिया है ई लर्निंग को लेकर, क्या क्या दोनों के लिए बहुत ही आसान होगा इस दौरान ई लर्निंग को लेकर है ना स्टूडेंट तक पहुंचना, या फिर मतलब मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूट का जो पूरा दायरा होता है, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट के साथ, और जो पूरा एजुकेशन सिस्टम होता है, इनमें ई लर्निंग जैसा जो अभी एकदम हवा वाली बात है, ये कितना आसान होगा दोनों संस्थानों के लिए? और अगर दिक्कतें होंगी तो क्योंकि आप है ना आप है ना आपका रिसर्च भी है ना नीति आधारित है और सोशल एस्पेक्ट भी आपने देखा है, तो आप ये जरूर बताएं हमें कि किसके लिए ज्यादा मुश्किल है। और अगर जैसा मुझे लग रहा है कि शायद पब्लिक के लिए ज्यादा मुश्किल होगा, प्राइवेट के पास पैसा है, तो आप ये जरूर बताएं कि पब्लिक कैसे इसको टैकल करेगी, पब्लिक अगर मेरी अंदाजा देखिए, सही है। टैकलिंग जो है फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी जब हम लॉकडाउन में ई लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो हम इस एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन में लोग बिल्कुल ही कंस्ट्रेन है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, या मूवमेंट कंस्ट्रेंट है। तो जब आप बात करते हैं नेचर ऑफ यूनिवर्सिटीज की, तो हमारे यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नेचर ऑफ यूनिवर्सिटी इंडिया में, वी हैव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, we have deemed to be universities, we have state private universities, we have state government universities, and then we have central universities. हमारे यहाँ कैटेगरीज हैं यूनिवर्सिटीज की। कई बार, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि आउटरीच का क्या है। प्लेटफॉर्म एक बड़ा इशू होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी में कोई स्टैंडर्ड नॉर्म है कि नहीं आउटरीच के लिए या ई लर्निंग के लिए। पहली चीज है कि क्या यूनिवर्सिटीज कोई स्किल डिजिटल लर्निंग गाइड बना रही हैं, ताकि स्टूडेंट्स को समझ आए। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजिकली जो है बहुत ज्यादा वेल वर्स्ड नहीं होते हैं। तो क्या कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है जो किसी यूनिवर्सिटी ने बनाया है अब तक, आइदर सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट? ये इट शुड बी देयर। यूनिवर्सिटीज शुड कम अप विथ स्टैंडर्ड गाइडलाइन कि क्या पार्ट ऑफ कोर्स दे वांट टू कवर थ्रू ऑनलाइन मोड, एंड हम कैसे उसको आउटरीच करेंगे, हमारा टारगेट क्या है, और हम उसको आउटरीच कैसे करें, और हम स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंचे। विच more or less, when I see, I have not seen many universities doing, either private or public, ठीक है। सेकेंड थिंग इज प्लेटफॉर्म की। जब हम बात करते हैं तो जो हमने अपने रिसर्च में देखा कि यूनिवर्सिटीज आर यूजिंग, स्टूडेंट्स आर यूजिंग का बहुत सारे क्लासेस हैं जो जूम पे चल रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस स्काइप पे चल रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है असाइनमेंट्स व्हाट्सएप के हम कम्युनिकेट किया जा रहा है, मेल के थ्रू कम्युनिकेट किया जा रहा है। देन यू हैव यू नो गूगल का बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि what is more affordable, accessible for students। इस पे कहीं कोई होलिस्टिक स्टडी या विद इन यूनिवर्सिटी कोई एक पॉलिसी गाइडलाइन ड्राफ्टेड हमें नहीं मिला व्हेन वी वेर लुकिंग एट इट एट द टाइम टुडे, जब हमारे यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग कर रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज। मुझे वो देखने को नहीं मिली कि कहीं पे कोई स्टैंडर्ड हो कि हम इसको ऐसे करेंगे। बट देन स्टैंडर्ड का न होना भी एक तरह से अच्छा है, बिकॉज अब मान लिया कि हमने कहा जूम यूज करेंगे और स्टूडेंट को व्हाट्सएप एक्सेसिबिलिटी है, तो वो एक प्रॉब्लम है। बट देन होना चाहिए एक पॉलिसी गाइडलाइन यूनिवर्सिटीज को होना चाहिए। आई थिंक जो एक सेंट्रल, मैंने जब लास्ट मेरी बात हो रही थी, आई वाज टॉकिंग टू बैलकॉक्स, मैंने कहा दे शुड बी there should be a regulatory body that should look into this issue कि ऑनलाइन लर्निंग हम जो बात करते हैं करें आगे के लिए, पैंडेमिक सिचुएशन के लिए, तो वो किस लेवल पे हो। अब एक जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट आता है कि देखिए हम घर पे हैं या हम कहीं भी हैं, हम काम कर रहे हैं, हमें असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, तो what is the extent of task and coordination with teacher and student and teacher and university administration? This is also an important part. So when you say कि accessibility किसके लिए आसान है,
to say कि private university has upper hand financially, I would say it is not true. Because मैंने एक चीज जो मैंने देखी है पब्लिक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आर मोर यूजुअली eager to try to get into coordination कि हमको assignments करने हैं. Students are less eager. वो eager level of eagerness मुझे थोड़ा difference दिखा. एक मेरा personal opinion हो सकता है. It could differ. This is the personal opinion. ये मुझे दिखा है. Says usually when I'm talking about central universities and but then again, what part of your course you want to take online? You cannot take labs online. You cannot do survey, ground research online. आप एक जो लेबोरेटरीज है, एक्सपेरिमेंट है, वो ऑनलाइन नहीं ले जा सकते हैं. जो थ्योरेटिकल पार्ट है आप उसी को ऑनलाइन ले जा सकते हैं. तो स्टूडेंट्स की जहां तक बात आती है तो पब्लिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है इट इज ट्रू फाइनेंशियली मोस्ट ऑफ देम आर नॉट वेल ऑफ फाइनेंशियली. सोशल प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं क्योंकि डेमोग्राफी जो होती है वो वाइड होती है, डिस्पैरिटी भी वाइड होती है, फाइनेंशियल, social, economical. In when you talk about private universities, that disparity is more or less as far as financial disparity is concerned, हमारे यहाँ लिमिटेड होता है. हाँ, सोशल डिस्पैरिटी होती है, इकोनॉमिक डेमोग्राफिक डिस्पैरिटी, जेंडर एंड कास्ट डिस्पैरिटी हो सकती है, वो भी एक इशू है. तो हाँ, बट वी कैन से कि सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जहाँ स्टूडेंट्स थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जा रहे हैं, जहाँ पे दूर दराज जगहों से स्टूडेंट सेलेक्ट होके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू जा रहे हैं, वहां पे जो है प्रॉब्लम है. बट व्हेन यू सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, देयर आर मेनी कोर्सेज टुडे where people get selected through central tests. For example, if you talk about engineering or medical, हमारे यहाँ JEE है या NEET है, तो I don't, you have to understand कि वहाँ पे भी अच्छे students हैं जो financially weaker section से भी belong करते हैं. तो less over here, but disparity stays over here. ओके शारिक, आपने बातचीत में आपने बहुत सारी चीजों में बताया. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि कौन सा एक कोर्स का कितना पार्ट आप ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, इसके लिए गाइडलाइन होनी चाहिए, और प्रैक्टिकल क्लासेस को हम है ना कभी भी ऑनलाइन लेके नहीं आ पाएंगे. ये डिफरेंसेस. Can you come again please? मुझे आवाज आपकी हाँ, ओके. मैं शारिक कह रहा था कि आपने अपनी बातचीत में बताया कि कैसे ऑनलाइन कोर्सेज में हम किस कोर्सेज को कितना पार्ट ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल्स को हम कभी प्रैक्टिकल ऑनलाइन लेके नहीं जा पाएंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बातचीत का. मतलब है कि अभी क्योंकि इशू ये है जैसे कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल कोर्सेज ऐसे हैं जिसको हम ऑनलाइन नहीं करा सकते, और है ना और फिर अभी नए एडमिशन भी होने हैं हर पूरी संस्थानों में. एक है ना 10 लाख 12 लाख बच्चे सीबीएसई के साथ हैं, ऐसे स्टेट के साथ, हर स्टेट के साथ बच्चे होंगे. तो सरकार और नीतिगत रूप में ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सिर्फ अगर हम नया सेशन भी अगर अगस्त में शुरू होता है तो ई लर्निंग के रूप में ही शुरुआत होगा. कोई भी गार्जियन तैयार नहीं है बच्चे को स्कूल भेजने. और जैसा हमने देखा आईपी यूनिवर्सिटी में ने अपना नोटिस निकाला कि वो एग्जामिनेशन लेकर बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, सेम जामिया और डीयू के साथ हो रहा था. तो अभी आप हमें ये बताएं कि जो अगर ये आने वाला सेशन भी ई लर्निंग क्योंकि एक्सपैंड होगा ही, तो क्या ये सिलेबस बनाने वाले सोचेंगे कि हम है ना थ्योरेटिकल वे में चीजें ज्यादा पुट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने बताया जैसा कि है ना थ्योरी को ज्यादा हम है ना ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, बात भी सच है. तो क्या ये है ना संस्थानों को सोचना चाहिए कि वो अब आने वाले अपने सिलेबस में कुछ चेंजेस करें, स्ट्रक्चर में चेंजेस करें, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लासेस तो होने वाली नहीं है. देखिए वो तो आप टू पार्ट ऑफ इट. वन इज कि अभी क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा. हाउ लॉन्ग द लॉकडाउन गोज, एक बड़ा क्वेश्चन है ये. एक लॉकडाउन कब तक चलता है उसको देखना पड़ेगा. बिकॉज you'll see के एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जाम हैं, नेट के एग्जाम हैं, बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट हैं जिसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है अभी. तो कितना कब होता है एग्जाम, वी हैव टू सी.
अदर पार्ट इज कि कोर्स का क्या पार्ट ऑनलाइन जाएगा और क्या पार्ट ऑफलाइन जाएगा। वन थिंग इज वेरी श्योर कि एज लॉन्ग एज द restriction is there and it goes slowly, yes, universities should put you should have a different clear cut differentiation कि हम कितना प्यार पार्ट थ्योरेटिकल ले जाएंगे और कितना पार्ट प्रैक्टिकल ले जाएंगे, किस सेशन में क्या ले जाएंगे। they have to plan and I think universities are planning, but again you have to see when the new session starts because अभी जो डेट्स आई हुई हैं अगस्त और सितंबर की, जो यूजीसी ने दिया है, वो वी हैव टू सी दैट वेदर लॉकडाउन इज ईज्ड या फिर लॉकडाउन को कंटिन्यू करते हैं या फिर डेट्स आगे बढ़ते हैं, दैट इज वन एस्पेक्ट। बट लाइक आई सेड, सी now when we are talking about e-learning in Indian universities, whether it is private or public, universities should have bodies within themselves जहाँ पे इस पे एक holistic discussion हो और एक mutual discussion के through जो है इस aspects को resolve किया जाए कि कैसे अगर online courses है, course कौन सा part online होगा, कौन सा part offline होगा, and how it should be taken। शारिक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मेरे सीनियर थे, उन्होंने ये कहा था। हम जब बातचीत कर रहे थे कि हम ऐसा इंटरव्यू करेंगे तो उन्होंने ये सवाल खड़ा किया था जो मैं आपको जरूर पूछना चाहूंगा। वो शायद इस सब्जेक्ट से हल्का सा अलग हो, ये कि आप डिजिटल इंक्लूसिव पॉलिसी पर काम करते हैं, तो उनका कहना था कि ये जो डिजिटल लर्निंग प्रोसेस है, ये अपने आप में कुछ ऐसे संस्थान है जो अभी अपडेटेड नहीं है, छोटी स्कूलें हैं, और ऐसे बहुत सारी बिहार में चलती हैं अलग अलग जैसे, उनको एक्सक्लूड कर देगा अपने आप। ई लर्निंग शब्द ही अपने आप उन जैसी चीजों को एक्सक्लूड करता है। आपका क्या प्रतिक्रिया है? सहमत है, नहीं सहमत है, क्या? किस तरह के संस्थान की बात हम कर रहे हैं? वो कह रहे थे कि जैसे कि ऐसे बिहार के कई शहरों में ऐसे स्कूल हैं, ऐसे कॉलेज हैं जो अभी अपडेटेड नहीं है या फिर स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आए हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, छोटे स्कूल होते हैं, इसमें 50, 60, 70, 100, 150 ऐसे स्टूडेंट्स तो होते हैं। तो और ऐसे बिहार, हिंदुस्तान के ऐसे सुदूर इलाके बहुत सारे हैं जहाँ पे ऐसी संस्थाएं, शिक्षा व्यवस्था मौजूद है छोटी सी, जो तात्कालिक रूप में कार्य कर रही होती है। क्या ये जो ई लर्निंग वर्ड है, क्या आपको लगता है कि ये उनको डायरेक्ट वॉश आउट कर देगा, वो बचेंगे ही नहीं, या फिर वो क्या करते हैं? एक चीज आप समझिए, ई लर्निंग इज नॉट एन आंसर टू योर रेगुलर एजुकेशन। ओके, वेदर इट इज हायर एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। एक चीज हमें ये पहले समझ लेनी चाहिए, ये आपका ऐसा नहीं है कि अब पढ़ाई जो है अब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा और क्लासरूम लर्निंग खत्म हो जाएगी या खत्म कर देनी चाहिए। दिस शुड नॉट बी टेकन फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज, हमारे यहाँ पे जो स्कूल्स या कॉलेजेस हैं जो हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, मोस्टली छोटे शहरों में, गांव में, कस्बों में, एज फार जब तक हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, देखिए लॉकडाउन में अभी यूनिवर्सिटी सारे बंद है, ठीक है, कॉलेजेस, स्कूल सब बंद है। And there is problem when you talk about education institution, their sustenance as well as students education। तो हुआ ये है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स जहाँ पे अभी रिसेंटली दे वर यूज्ड एज पेशेंट्स को या सस्पेक्ट्स को रखा जा रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में मोस्टली इफ यू सी it is used to keep suspects for COVID cases and we have to see how long that happens। ये एक बड़ा पार्ट है। हाँ, प्राइमरी एजुकेशन, गवर्नमेंट प्राइमरी एजुकेशन में ई लर्निंग को कैसे, बिकॉज इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट आल्सो, तो हाउ द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स टू इनकॉर्पोरेट इट, वो एक बड़ा एस्पेक्ट है जहाँ पे मुझे अभी कुछ समझ, बिकॉज अभी जहाँ जो हालत है, टीचर्स हैज टू गो, अभी यूजुअली टीचर्स को लगा दिया था ड्यूटी पे, corona duty, usually it's name and words they were saying, but then how state government is thinking about taking primary education in government universities, I'm sorry, हेलो, प्राइमरी एजुकेशन इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, तो एक बड़ा मसला है वो, उसको देखना पड़ेगा। अब प्राइवेट स्कूल्स की बात जब हम कर रहे हैं या नॉन एफिलिएटेड इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की जब आप बात करते हैं, तो मैंने आई हैव सीन लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस स्टार्टेड यूजिंग एप्स जहाँ पे बेसिक जो है बच्चों को दिया है।
लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एक लार्ज लेवल पे। एक फैमिली जो है प्राइमरी एजुकेशन में देयर आर मेनी फैमिलीज जो बच्चों को 10 12 तक पढ़ाते हैं, उनके बाद उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। एक लार्ज चंक है हमारे इंडियन सोसाइटी में जो प्राइमरी एजुकेशन के बाद सेकेंडरी एजुकेशन पे नहीं जाता है, और वो इसलिए है बिकॉज वो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं होते हैं या सोशल बैकवर्डनेस की वजह से होता है। उनको प्रॉब्लम होगा, दिस इज ट्रू, यू कैन नॉट डिनाई दैट। इफ द लॉकडाउन स्टेज फॉर लॉन्ग, उनको प्रॉब्लम होगा बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ फैमिली जिनकी जिसकी मंथली इनकम 500 या 600 रुपए है या 700 रुपए है या इवन के 5,000 या 10,000 रुपए है, आप उनको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो सडनली लॉकडाउन में लैपटॉप खरीद के ले आए या मोबाइल एंड्रॉयड फोन खरीद के ले आए अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए। तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा। देयर आर मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक केरला गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली किया, दे स्टार्टेड क्लासेस थ्रू टेलीविजन, कुछ बेसिक कोर्सेज के क्लासेस उन्होंने टेलीविजन पे स्टार्ट किए। तो वो एक तरीका है जहां पे जो है इफ दे कैन यूज देयर कोर्सेज और प्रोग्राम्स, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास एक तरीका है फॉर द लॉकडाउन आई एम टॉकिंग, they can have one place. But again, if you are showing a course on the television, if you want 10 people or 11 people at one place, then फिर वही है कि safety आप jeopardize कर रहे हैं। तो as long as lockdown is there, अगर लंबा खींचता है तो हाँ, for the time, for that duration, उस तरह के institutions को बच्चे जो मार्जिनलाइज सोसाइटी से आते हैं उनको, बट ऑब्वियसली विल हैव प्रॉब्लम एंड यू कैन नॉट डिनाई दैट, देयर इज नो डिनाइंग शायद अबाउट बस इट। है ना ये कि मदरसा जो है मदरसा जो चलते हैं और कोई भी धार्मिक शिक्षा देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन संस्था स्कूल कॉलेज होगी वो अभी क्या कहते हैं किस तरीके से आपको लगता है कि नीतियों की क्या चल रहा होगा उनके पास, उनके भी एग्जाम्स होते हैं काफी है ना इस पे अगर आपको कुछ आप बता सके। यार ये इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मदरसा एंड ऑल, राइट? हाँ हाँ यस यस हाँ हाँ हाँ, see, I am not very sure about how madrasas are doing. अभी यहाँ पे क्या है, how they are managing। मदरसा में देखो जो मैंने पढ़ा है, जी जो मेरी एक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, हमारे यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड एजुकेशन फॉर्मेट यूज नहीं होता है। एंड तो एक अलग डिस्कोर्स आपने छेड़ दिया अभी यहाँ पे, जो एक प्रॉब्लम ये है, नेचर ऑफ बुक, राइटर्स ऑफ बुक, सब्जेक्ट काफी अलग अलग होते हैं। बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं, मदारिस ऐसे हैं जो ऑथोराइज्ड होते हैं, कुछ कई जगहों पे लोग जो है खुद से स्टार्ट करते हैं सेम वे जैसे स्कूल चलते हैं। हाँ जी तो देयर स्टूडेंट्स, बट ऑब्वियस दे विल हैव प्रॉब्लम। आप क्योंकि आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना, लैंग्वेज जो आपका है कंटेंट ऑनलाइन, वो तो हिंदी, इंग्लिश या मोस्टली अदर रीजनल लैंग्वेजेस में। आई रियली डाउट कि उर्दू में आपको कंटेंट मिलेगा। एंड दीज स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ते हैं मोस्टली दे आर फ्रॉम फैमिली बैकग्राउंड where Hindi and Urdu is easily accessible. Basic schooling जिसको कहते हैं, that's easy. But to be very honest, I have no idea about how they are coping up with the education lockdown. But again, like I'll say, when you talk about e-learning, there's a lot of hue and cry. You have to understand one thing. There's a lot of politics and hue and cry about e-learning from two perspectives. Like I said, one is there's one faction which is completely against it. They have their own reason and issues. A part of it is very valid. A part of it can be looked into. The other faction which is completely in support of e-learning, वहां पे भी प्रॉब्लम है। ये आपको समझना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज को आई थिंक दे शुड कम अप विद गाइडलाइंस के व्हाट पार्ट ऑफ एजुकेशन दे वांट टू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन इफ इट एक्सटेंड्स, क्या कितना पार्ट जो है वो ऑनलाइन रखें, कितना ऑफलाइन रखें। एग्जामिनेशन अगर हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट को लर्निंग होगी, या यू विल गॉज द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स because mental stress, location and these aspects are there, जो उसको कोई पूछ नहीं रहा है अभी, जिस इश्यू पे बात हो नहीं रही है। शारिक हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो सोशल एक्सक्लूजन से हम जब डिजिटल एक्सक्लूजन तक क्या सफर तय करते हैं
जब हम इसके ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारे भारत की जो परिवार है, जो गांव है, जो शहर है, जो दूर के इलाके हैं, हम वहां पर ना ई लर्निंग के नजरिए से कैसे समझेंगे इस डिजिटल एजुकेशन तक का, मतलब सोशल एक्सक्लूजन से। हाँ, जरूर इस पे आप। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ आज जब हम डिजिटल एक्सक्लूजन की बात करते हैं या ई लर्निंग की बात करते हैं, हमारे यहाँ एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो इवॉल्व नहीं हुई है। इट कैन बी अ बिट कंट्रोवर्शियल, बट जब आप बात करते हैं, इफ यू सी द डिस्कोर्स जो आपका अमर सिंह से स्टार्ट होता है सोशल एक्सक्लूजन पे, कहीं ना कहीं वो एक एक्सक्लूजन स्टडीज में, पॉलिसी स्टडीज में वो एक रुका हुआ है। जब हम बात कर रहे हैं, इंटरनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज एक बहुत लार्ज पर्सपेक्टिव में सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, इन अ पॉजिटिव वे एंड इन अ नेगेटिव वे। उस पे एक एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप नहीं हो पाई है, एकेडमिक लिटरेचर कम है। जो कमोबेश जो थोड़ा बहुत लिटरेचर है वो डिजिटल डिवाइड पे है, सो एक्सक्लूजन पे नहीं। क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं इस चीज को आपको बता देता हूँ। ई लर्निंग पे हम बाद में आएंगे, पहले प्रॉब्लम को हमें समझना चाहिए। हमारे यहाँ आज भी वैसी फैमिली है जहाँ एक कमरे में 7 लोग 8 लोग रहते हैं। हमारे यहाँ आज भी ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे जो है मंथली इनकम जो है एक बेयर मिनिमम है, जहाँ पे सर्वाइवल के लिए जो है प्रॉब्लम होती है। वी हैव फैमिली जहाँ पे वेज लेबर्स का प्रॉब्लम हमने देखा पिछले दिनों, जो एक माइग्रेशन का इश्यू हुआ पोस्ट लॉकडाउन। इट इज नॉट अ हिडन फैक्ट। अब जब बात आप करते हैं ई लर्निंग से, तो इसका कनेक्शन क्या है? देखिए, ये वही हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ एक लार्ज चंक ऑफ सोसाइटी है जो मार्जिनलाइज्ड है, कास्ट बेस पे, जेंडर बेस पे, रिलीजन बेस पे, लैंग्वेज बेसिस पे। हम आप बात कर लें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, हर तरीके से। जब आप बात करते हैं इंटरनेट की, तो इंटरनेट का एक ऐसा पर्सपेक्टिव डेवलप होता है कि भाई ये एक डेवलप्ड सोसाइटी के लिए ही है, बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट आज जो प्रोवाइड करती है वो इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करती है, प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड करती है, फ्रॉम रेलवे कनेक्टिविटी, डिफरेंट काइंड ऑफ पब्लिक। नाउ एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम की क्या है? अब जब आप बात करते हैं ई लर्निंग की, और मेरे यहाँ एक ही कमरा है जिसमें मैं बैठ करके घर वाले वहीं पे सो भी रहे हैं, खाना भी बन रहा है और पढ़ाई भी कर रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ ऐसा एक लाइफस्टाइल है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो है लेकिन कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, लोड शेडिंग ज्यादा होती है, या हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ से मार्केट दूर है, या हम ऐसी जगह सोसाइटी में भी से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे फीमेल्स आर नॉट इनकरेज टू स्टडी। आप एक चीज देखेंगे जो एक मैंने मेरा एक पर्सनल था कि बहुत सारी फैमिलीज या सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे यू सी स्टूडेंट्स इन पब्लिक स्पेसेस, they can roam freely and they can express themselves freely, but when they go back to their homes, their physical, verbal mode of expression, their even their communication is barred due to social and political and constraint. तो वैसे हालत में जब हम बात करते हैं ऑनलाइन लर्निंग की, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट विल नॉट बी सेम एज व्हाट इट वाज विद इन यूनिवर्सिटी प्रोमाइज लर्निंग। तो आपको समझना चाहिए कि सबसे पहले तो आप ये समझें और ये पॉलिसी डिस्कशन हो कि कितने देर तक या हमारा टाइम स्पैन क्या है जब हम बात करते हैं लॉकडाउन में कि ई लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। तो देयर 3 लेयर्स। पहला, ई लर्निंग डज नॉट मीन एवरीथिंग गोज ई। बहुत सारी चीजें ई लर्निंग की जो है धरातल पे भी होती है। सेकेंड पार्ट इज ई लर्निंग कितने टाइम की हम बात कर रहे हैं। When you talk about pre-lockdown and after, when we have overcame this pandemic, so e-learning can be a part of curriculum. It can be a guiding tool for the students for their curriculum. It cannot be the ये whole and full curriculum नहीं होता है. It will always be a tool. At the same time, when you talk about lastly, talk about e-learning during the lockdown. So during the lockdown, you have to understand social disparity
And why the problem is coming when I say there are two sections, one completely against, completely in favor, because practically we do not have academic understanding which is in the place और हमारे यहाँ अब आप ये देखिए कि जब बात करते हैं एंकर मार्क की और पब्लिक स्क्वायर की, काफी बड़े बड़े आपको कोर्स मिल जाएंगे, लेकिन सोशल स्क्वायर कैसे डिजिटल पब्लिक स्क्वायर होगा और साउथ एशियन साउथ एशियन कंट्रीज में स्पेशली पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वहाँ पे इनकम डिस्पैरिटी ज्यादा है। हमारा मूवमेंट सोशल एक्सक्लूजन टू डिजिटल एक्सक्लूजन क्या है, आपको कहीं प्रॉपर मैपिंग नहीं मिलती। नॉट सिटीजन पार्टिसिपेशन से हम सिटीजन की पार्टिसिपेशन पे आ गए हैं, हमारे हम ऑनलाइन मीटिंग की बात करते हैं, लेकिन बीच का जो वक्त है वहाँ पे क्या है, तो देयर इज अ नीड फॉर डिजिटल and when we talk about lockdown, again I'll say कि लॉकडाउन के टाइम का आपका डिस्कोर्स दूसरा होगा, ये में होंगे, बल्कि प्लानिंग भी कितनी होनी चाहिए, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है समवेयर डाउन द लाइन, इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग, एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग और फिर सर अशारिक आपने बहुत अच्छे से समझाया और मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों को इससे काफी मदद पहुंचेगी। मैं बस एक आखिरी सवाल जिसपे हम ये बातचीत खत्म होना चाहेंगे, आपका मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया, वो ये कि क्वालिटी एजुकेशन जो एक टर्म है जो पॉपुलर कल्चर में या कहें कि मार्केट का है या फिर जो हम सुनते आते हैं, हर जगह बाहर लिखा होता है कॉलेजों के बाहर, जब आप नोएडा जाएंगे या गुड़गांव पहुंचते हैं तो क्वालिटी एजुकेशन का क्या ई लर्निंग में डाउनग्रेड हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता एजुकेशन? आप क्या साहब मानते हैं? आप जेएनयू से हैं, आपका अपना एक काफी स्ट्रगल वाला एजुकेशन रहा है, आप कहाँ से कहाँ कहाँ तो सफर किया आपने। आप इस वर्ड के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी बताएं, हमें चाहेंगे कि अपना कि क्वालिटी एजुकेशन जो वर्ड है और ये जो ई लर्निंग में इसका क्या होने वाला है, क्या ये होगा? देखिए, एक चीज मैंने आपको बहुत क्लियर कर दी कि यू विल हैव टू सी व्हाट पार्ट ऑफ एजुकेशन यू कैन टेक ऑनलाइन एंड यू कैन नॉट टेक ऑल द एजुकेशन ऑनलाइन। आप सारा एजुकेशन को चाहिएगा कि आप उठा के ऑनलाइन कर दीजिए, आप नहीं कर सकते। तो इट इज इन इटसेल्फ सेल्फ वैलिडेटरी के क्वालिटी जो है, यू हैव टू सेव अ पार्ट ऑफ एजुकेशन जिसको, जहां पे पीयर लर्निंग की जरूरत है, जहां पे फेस टू फेस इंटरेक्शन की जरूरत है, जहां पे ग्रुप लर्निंग की जरूरत है, उस एजुकेशन के पार्ट को आपको सेव करना है सो दैट व्हेन देयर इज अ फेस टू फेस इंटरेक्शन स्टूडेंट्स डू दैट। ई लर्निंग का एक पार्ट मैं बता दूं, मोस्टली जो ई लर्निंग होती है जो यूनिवर्सिटीज में जब आप देखेंगे, their instructions are online, a major part and exercise is offline. Okay. ठीक है, which when we talk in Indian context हमें लगता है कि सब कुछ हवा में चल रहा है, ऐसा नहीं है। आपके बहुत सारे एक्सरसाइजेस जो होते हैं आपको सोसाइटी में जाके करना पड़ता है, एंड इवन दे आर नॉट प्लान एंड डिजाइन इन अ वे कि लॉकडाउन है और आप सब घर में हैं तो आपको जो है करना है। इफ यू सी the other aspect about it is quality when you say अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो academically there is one platform called Khan's Academy. It is a free platform and it is well renowned and well respected, and you don't have to pay a penny and you can find all the content, excellent content which is over there. इंडिया में प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन के लिए नहीं बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए मोस्टली अन अकेडमी इज वन सच प्लेटफॉर्म जहां पे मिलता है, बट मेन स्ट्रीम कोर्स के लिए नहीं है। हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम कोर्स के लिए जो आप देखते हैं जो पेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, लाइक पोस्ट लॉकडाउन प्लेटफॉर्म लाइक बायजूस एंड अदर प्लेटफॉर्म, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। नाउ क्वालिटी जो है टीचिंग जो है, teaching, when you do a face to face teaching, we had also taught in past to students, when you do face to face teaching it's completely a different thing, and from teachers perspective also and from students perspective also. But when you say if you're watching someone online, see span of attention decreases। हम जितनी देर, बिकॉज हमें आदत है हम फेसबुक देखते रहते हैं, वी आर यूज्ड टू चेंजिंग द स्क्रीन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हम इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट इफ यू विल ऑब्जर्व हम एक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा देर नहीं रुकते हैं।
if we have been on, if we are free and if we are on Facebook, then we try to be on WhatsApp at the same time. तो वैसे टाइम पे जब आपका फोकस एंड इंटरेक्शन जो है, टाइम स्पैन कम है, वहां आप एक्सपेक्ट करना कि स्टूडेंट स्पेशली यंग, और जब हम प्राइमरी हाई एजुकेशन की बात करते हैं, तो स्पैन ऑफ इंटरेक्शन और अटेंशन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए वो होगा नहीं। तो यूजुअली व्हाट पीपल ओवर हियर, व्हाट वी हैव आई हैव सीन मोस्टली जो है उसमें एक एक्टिंग का एलिमेंट्स ऐड कर करके जो है, आई कुछ दिन पहले आई वाज सीइंग देयर वाज दिस वन फेलो हु वाज ऑन some platform and he was shouting like, share the like button, press the like button, press the share button. That is not education, वो पढ़ाई नहीं है। आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जो जो इंसान, जो लड़का या लड़की स्ट्रगल कर करके आता है सबाल्टर्न सोसाइटी से या एक ऑपरेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, and they are in majority, you have to accept that also. They want education not to survive but to build up their career, to make sure they do not have to face what their earlier generation faced, which it is a very serious thing for them. Quality is very important when you talk about education. Now when you say online education, I do not see it you know, compensating the quality that we used to get in over there. Ha, it can always help as a supporting tool. E-learning can always be a supporting tool in long term, but it can never be a whole and sole platform where students go and learn. It is just a supporting tool. And very important part, like I said, even in Western countries, in good universities, if you see Harvard, Oxford, Cambridge, LSE, they run a lot of MOOC courses, and they run a lot of you know uh, minor and major courses which is online. Even their online courses have a lot of offline elements. Their assignments are offline, their data collection is offline there. So to expect online education or e-learning means everything through digital platform, you need a larger introspection. शारिक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे इतना लंबा बातचीत किया। और जैसा कहते हैं कि अंत जो है उसके दो रूप हैं देखने के, कि एक वो निराशा लाती है, एक आशा, एक नए के उगने की आशा लाती है। तो हमारा ये इंटरव्यू भी इसके साथ अंत होता है कि ई लर्निंग होपफुली कुछ नया हमारे हिंदुस्तान में, एक नए एजुकेशन सिस्टम में कुछ और लोगों तक पहुंचने में मदद कर सके, या फिर कुछ नया पर्सपेक्टिव हो। और जो जितनी काबिल सोसाइटी मौजूद है, जैसा आपने बताया कि जेंडर डिस्पैरिटी और ये सब सारी चीजें, चाहे वो जिस भी कास्ट के वाइज हो, वो सब भी ई लर्निंग में दिखनी थी। इसमें ई लर्निंग पर इसका इम्पैक्ट है, दिख रहा है, मौजूद है। आदमी घर पे हैं, पढ़ नहीं रहे, या फिर ऑनलाइन बात पढ़ाई के दौरान किसी ने कुछ ऐसा चला दिया किसी स्टूडेंट ने, जो कि फिर से एक जेंडर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि दोबारा वो क्लास करने बैठे। ऐसे कई सारे केसेस बीच में आए होंगे, आपने सुना होगा। तो हम इस उम्मीद के साथ हम ये अपनी इस इंटरव्यू खत्म करते हैं कि जरूर आप और भी जो रिसर्च है आपका, उस पर थोड़ा और वाइड हो, हमें और भी आप नॉलेज दें और हमारे हम दर्शकों को आपसे फायदा हो। शारिक, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।